एक जोरहाट में एक लोकलाइज्ड ऑरा है। देखिए, मणिपुर का विषय बहुत ही सेंसिटिव है। आपको पता है कि जो आज हुआ है मणिपुर में? आप बोलते हो कि पीस है, आप बोलते हो कि शांति है। What kind of nonsense are you talking about? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास छेत्री। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ असम से, और आप लोगों को पता है असम नॉर्थ ईस्ट में है। तो मेरा जो मेन आइडिया है, जो भी नॉर्थ ईस्ट के इश्यूज़ है वो आप लोगों तक पहुँचाने का, ये मेरा मेन आइडिया है। और आज मेरा ये चैनल का पहला इंटरव्यू है, और मेरे पहले इंटरव्यू में आज गेस्ट आए हैं सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम असम निबिर डेका। तो निबिर जो है वो एक मेन स्ट्रीम मीडिया में एंगेज्ड है अभी, और वो बेसिकली जो है मोस्टली वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो भी इश्यूज़ होते हैं, जो भी न्यूज़ होता है वो कवर करते हैं, और बहुत इन डेप्थ कवरेज है इनका, बहुत एक्सपीरियंस है। तो आज हम निबिर से जानेंगे कि क्या है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो है वो ऐसा क्या इश्यूज़ है और ऐसा क्या चीज़ है जो न्यूज़ बनाता है। और स्पेशली हम लोग असम से है, निबिर भी असम से है, तो सबसे पहले हम लोग असम से ही शुरू करेंगे। हेलो निबिर, थैंक यू फॉर कमिंग टू माय चैनल। तो निबिर, सबसे पहले तो देखिए आप, जैसे मैंने बोला कि असम से है हम लोग दोनों ही, तो असम का जो इस बार इलेक्शन हुआ है वहीं से शुरू करते हैं। तो थोड़ा बताइए कि इलेक्शन में कैसा क्या है और कौन से ऐसे इश्यूज रहा हमारे असम के इलेक्शन में इस बार। देखिए, असम का इलेक्शन जो है इस टाइम बहुत ही एक पोलराइज इलेक्शन हुआ था, क्योंकि ऐसे इश्यूज़ को आगे लेके आए थे जो दोनों पक्ष के अलग अलग इतने एक्सट्रीम व्यूज़ थे कि एकदम ऐसा कभी इलेक्शन असम में हुआ नहीं था। दूसरी बात ये है कि असम का इलेक्शन जो है एकदम व्यक्ति केंद्रित इलेक्शन देखा गया है, क्योंकि ना केवल रूलिंग पार्टी, विपक्ष का भी अगर आप देखेंगे तो जैसे कि गौरव गोगोई है, पूरा अपना उनका व्यक्तित्व में कांग्रेस ने ये इलेक्शन जो है लड़ाई किया है। और भाजपा से अगर आप देखेंगे तो असम के मुख्यमंत्री का पॉपुलैरिटी जो है, जो एक्सेप्टेबिलिटी है लोगों के साथ, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर था बीजेपी के लिए। तो बीजेपी का संगठन और एनडीए का संगठन है ग्राउंड में, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ग्राउंड में जुड़े हुए हैं, लेकिन व्यक्तित्व इस टाइम आगे था। और ये केवल एक सोची गई साजिश नहीं था बीजेपी या कांग्रेस से, ये एक्चुअली एक फीडबैक था कि असम में जो है लोग हमेशा एक व्यक्ति से आकर्षित होकर वोटिंग बिहेवियर हम देखते हैं। तो इसीलिए आप अगर गौरव गोगोई देख लीजिए, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा देख लीजिए, उसके पहले जब मुसलमान संप्रदाय के बदरुद्दीन आजमल थे, तो हमेशा एक व्यक्तित्व को आगे लेके पॉलिटिक्स यहाँ पे जो होता है, और उसी का ही हमने नमूना इस बार भी असम में देखा है। अच्छा, तो निबिर जी, आप जैसे ग्राउंड पे भी गए थे, आपने बहुत सारे ऐसे वोटर्स से भी बात किया, तो जब आपका इंटरेक्शन हुआ वोटर्स के साथ, लोगों के साथ, तो आपको क्या लगा कि जो कोर इश्यूज है वो क्या क्या होंगे इस बार इस इलेक्शन में? देखिए, कोर इलेक्शन इशू जो होता है डेमोग्राफिकली और ज्योग्राफिकली चेंज होता रहता है। गुवाहाटी के लिए जो कोर इशू है वो आप देखोगे, अगर आप गुवाहाटी के बाहर जाओगे तो चेंज हो जाता है। गुवाहाटी का अर्बन कोर इशू जो है वो भी गुवाहाटी के हिल्स के कोर इशू से अलग होता है। अपर असम में जो कोर इश्यूज़ हैं वो लोअर असम में नहीं होता है, बराक वैली में नहीं होता है। तो हर जगह हमने ट्रैवल किया, अपर असम से लेके लोअर असम, काचार में हम लोग गए, सिलचर गए, बोरखोला गए, सब जगह गए। तो वहाँ पे हमने देखा कि एक कॉमन मुद्दा है। मुद्दा ये है कि लोगों को जो है अपना लैंड का जो पट्टा है उसका डिमांड है। गुवाहाटी में बहुत सारे पहाड़ों पे लोग रह रहे हैं बहुत सालों से, उनको अभी तक लैंड पट्टा नहीं मिला है, और अपर असम में भी ये इशू है। तो आप देख सकते हैं जो असम सरकार, जो अभी पिछले 5 साल का असम सरकार था, उन्होंने भी बहुत सारे जगहों पे टी गार्डन कम्युनिटीज़ में भी लैंड पट्टा दिया है। तो उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था कि लैंड पट्टा इज़ अ बिग इशू। विपक्ष ने भी इस टाइम लैंड पट्टा को लेके, अपने मैनिफेस्टो से लेके, अपने स्पीचेस में भी इस इशू को उन्होंने रेज किया है। तो लैंड राइट्स मैं मानता हूँ एक बड़ा कॉमन इशू है सारे असम में। उसके अलावा आप, इट्स अ लोकलाइज इलेक्शन,
आप अगर जाओगे गुवाहाटी में तो मेन इशू है फ्लड फ्री गुवाहाटी। गुवाहाटी में जो आर्टिफिशियल फ्लड का जो एक प्रॉब्लम है वो बहुत सालों से चलता आ रहा है। लोअर असम में आप जाओगे तो हिंदू असमिया संप्रदाय जो है उनका इश्यूज़ ये है कि उनको सुरक्षित चाहिए, कल्चरल सिविलाइजेशन उनका सुरक्षित रहे, उनको जॉब्स चाहिए। और जो आप माइनॉरिटी संप्रदाय में जाओगे तो लैंड पत्ता मैंने बोला है ऑलरेडी, लेकिन उसके अलावा जो एविक्शन हुआ है उनको रिहेबिलिटेशन चाहिए। और उनके अलग अलग कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे कि बाढ़ पीड़ित एरियाज़ में वो रहते हैं, ब्रह्मपुत्र के पास में, जो इस हम असामिया में उसको शोर बोलते हैं, जो रिवराइन एरियाज़ है इंग्लिश में बोला जाता है, उसमें उनको डिस्प्लेस हो जाते हैं रहते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र एक ऐसा नदी है जो हमेशा अपना कोर्स चेंज करता है, अपना गति चेंज करता है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अपर असम में अगर आप देखेंगे, जहाँ पे मैं शिवसागर गया हूँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है अपर असम में। जोरहाट गया हूँ, गौरव गोगोई सांसद गौरव गोगोई का डिस्ट्रिक्ट है। तो अपर असम में एक जो इशू बहुत चल रहा है, ये इशू ये है, क्या असम बाहरी जो व्यवसाय बिजनेस करने वाले हैं उनके पास क्या असम जा रहा है। तो एक रीजनलिज्म का एक फ्लैंक वहाँ पे ओपन हो चुका है। वो पहले से भी था, अभी विपक्ष ने उसको यूज़ करके उसको एक बढ़ावा दिया गया है। तो बीजेपी के लिए चैलेंज ये था कि कैसे उस रीजनलिज्म फ्लैंक को वो जाके कंटेन करें, कैसे उसको उस इशू को वो लोगों को ऐसे बोला जाए ताकि वो समझ जाए। तो आप अगर देखेंगे असम के मुख्यमंत्री के जितने भी स्पीचेज़ हैं, उन्होंने जाके मेनली कॉन्फिडेंस दिया है लोगों को कि ये सब आप चिंता मत करो, आप बिजनेसेस को लेके या फिर सरकारी नौकरियों को लेके हम लोकल्स के लिए है। और विपक्ष ने ऑन दी अदर हैंड उन्होंने ये रेस किया है कि क्या आपके पास सत्ता रहेगा, सत्ता एज इन नॉट द पॉलिटिकल पावर बट इन द सेंस द बिजनेस पावर, द लैंड पावर। सो ये इशू था हमने जो नोटिस किया था इस टाइम। हाँ, तो निबिर जी, आपने इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण बात बोली आपने। पहला बात तो जो लैंड इशू वाला आपने बोला था, तो इससे इलेक्शन से पहले जैसे एक बहुत बड़ा टॉपिक था, बहुत बड़ा मुद्दा था जो न्यूज़ में भी चल रहा था, वो था लैंड जिहाद का जो बात, जो बीजेपी ने बार बार दोहराया था। बहुत सारे ऐसे बीजेपी मिनिस्टर्स भी थे, तो इस बात को उन लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, ऐसा देखने को मिला था इलेक्शन से पहले। तो इससे आपको लगता है कि कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इससे? देखिए, 1.5 लाख बीघाज ऑफ लैंड को एविक्शन किया गया है, और असम सरकार और हेमंत बिश्व शर्मा का ये कहना है कि नेक्स्ट टाइम इससे डबल करेंगे। तो ये जो 1.5 लाख बीघा लैंड है, ये लैंड मेजरली रिजर्व फॉरेस्ट लैंड है, जो हम यहाँ पे RF लैंड बोलते हैं। तो इस लैंड को एविक्शन किया जा रहा है। ज़्यादातर हमने जो देखा है, जो सरकार की तरफ से भी हमने देखा है कि ये लोग ये कह रहे हैं कि इस लैंड को एक संप्रदाय के लोग कैप्चर कर रहे हैं, जो कि पूर्व बंगिया मतलब ईस्ट पाकिस्तान से ओरिजिनल मुसलमान संप्रदाय के लोग हैं। अभी वो इंडियंस है या नहीं वो नहीं कह रहे हैं, कि ओरिजिनली वहाँ से है। तो इस लैंड को जो है, आप अगर देखोगे, ये अधिकतर लैंड आइडर ट्राइबल लैंड्स था पहले, या ट्राइबल एरिया के पास का वाला लैंड है। गुवाहाटी से 20-30 किलोमीटर पास ही सोनापुर करके एक जगह है, जहाँ पे कोसुतोली इन असमीज हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे भी एविक्शन हुआ था ट्राइबल लैंड्स पे। तो ये एविक्शन सरकार का एक मॉडल बन चुका है, और उनका कहना ये है कि एविक्शन में जो ट्राइबल लैंड्स है या फिर फॉरेस्ट लैंड्स है जिसको इलीगली एनक्रोच किया था, उनको वो क्लियर करेंगे, उसको व्यवहार करेंगे फॉरेस्टेशन के लिए, नहीं तो रीप्लांटेशन करेंगे, नहीं तो एक वेटलैंड एरिया अगर है तो उसको ब्रह्मपुत्र को फ्लो करने के लिए कैचमेंट एरिया बढ़ाएंगे। ये मेन उनका लॉजिक है। ये लॉजिक से मैं ऑन अ पर्सनल कैपेसिटी मैं भी सहमत हूँ, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस और कुछ क्वेश्चन मार्क्स विपक्ष उठा रहे हैं। पहला क्वेश्चन मार्क ये है कि जिस लोगों को एविक्ट किया गया है, क्या वो फिर से असम में ही है और दूसरी जगह पे जाके बस रहे हैं, तो उसमें फ़ायदा क्या है? ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन इसका आंसर ये है कि आप चाहे या ना चाहे, यू कैन नॉट एविक्ट पीपल आउट ऑफ असम, बिकॉज हमारे पास कोई ऐसा एक ट्रीटी नहीं है बांग्लादेश के साथ जिसको रिपाट्रिएशन ट्रीटी कहा जाता है, कि हम बोले कि ये सब लोग आप ले जाओ। दूसरी बात यह है, इनमें से भी बहुत सारे लोग जो है लीगल सिटीजन्स हैं। लीगल सिटीजन्स को आप कैसे भगा सकते हो? लेकिन एविक्शन जो हो रहा है उसका मेन मुद्दा ये है कि इलीगली अगर एनक्रोच्ड है तो उनको वहाँ से निकाला जाएगा। तो ये लॉजिक पकड़ के ले जा रहे हैं, और हम अगर ये सरकार फिर से रिपीट आया
तो जो हिमंत विजय शर्मा ने कहा है कि डबल एविक्शन कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि और ये एविक्शन हो सकता है। और बीजेपी का एंटायर पॉलिटिकल जो नैरेटिव था इस टाइम, बुलडोजर लेके आए थे जागीरोड में, जब उन्होंने रैली किया था तो बुलडोजर से उनको फूल का माला जो ऊपर से फेंका गया था हेमंत विजय शर्मा के सर पे, तो शावरिंग हुआ था पिटल्स का, तो उससे आपको लगता है कि एक नैरेटिव उन्होंने ऑलरेडी बना दिया है कि एविक्शन करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे, और ये नज़र आ रहा है इस टाइम नैरेटिव। हेमंत बिश्व शर्मा हमारे चीफ मिनिस्टर असम के, उनके बारे में आपने जिक्र किया, बोला, तो जैसे जब भी वो इलेक्शन होता है, नॉट ओनली इन इलेक्शन, ड्यूरिंग इलेक्शन, बट मतलब इलेक्शन नहीं भी हो तब भी उनको हमेशा एक हाई एनर्जी जो है वो दिखता है उनमें। तो इस बार भी उसी टाइप का हम लोगों ने देखा हेमंत बिश्व शर्मा में। तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि ये मतलब कितना हेल्प करेगा बीजेपी को? देखिए 126 असेंबली सीट्स इस बार था, और अगर आप देखोगे कि जब इलेक्शंस डिक्लेयर हो गया था उसके बाद 20 दिन या कुछ ऐसा था, तो 20-25 दिन में 126 असेंबली सीट्स, चलो मान लीजिए 126 असेंबली सीट्स तो बीजेपी कंटेस्ट नहीं कर रहा है, उन्होंने लगभग 106 टारगेट किया था, 90-95 में जाना होगा ही उनको, तो कवर ऑल दी सीट्स इन ए स्पैम ऑफ 20 डेज, ये इम्पॉसिबल टास्क है। और आज की तारीख में चलो मान भी ले सकते हैं कि हेलीकॉप्टर वगैरह है तो जाना इजी होता है, फिर भी तो ये उन्होंने कर दिखाया है। गुवाहाटी से बैठ के वो सुबह जाते हैं जोरहाट, शाम को जाते हैं बराक वैली, दोपहर को जाते हैं लोअर असम, तो एक ओवरऑल एक कवरेज जो उन्होंने किया है। और आप देख सकते हैं सिर्फ ये भी नहीं, अभी बंगाल में है, मतलब इलेक्शंस असम में ख़त्म होके 2 दिन 3 दिन के बाद ही वो बंगाल चले गए। हम जो जर्नलिस्ट थे हमने खुद ही 2-3 दिन 4 दिन का हमने रिलैक्सेशन किया है, ब्रेक लिया है, लेकिन वो चले गए बंगाल में। तो वो है एक उनका स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग है। और दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे कि विपक्ष ने भी खूब कैंपेनिंग किया है। हम एक तरफा हम बोलना राइट नहीं होगा। सीएम ने सारे असम में ट्रैवलिंग किया है, विपक्ष ने भी इस टाइम हाई लेवल इंटेंसिटी से कैंपेनिंग किया है। तो एक डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा है कि दोनों तरफ से फुल कैंपेनिंग हुआ है। अभी लोगों का अभी ऊपर है कि किसको उन्होंने अच्छा लगा, किसको वो स्वीकार करेंगे। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट, एज एन ऑब्जर्वर, एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस, बिकॉज दो मशीनरी पूरा अलग अलग चल रहा था। और हमारे जैसे लोगों के लिए अच्छा है लिखने के लिए, पढ़ने के लिए और जानने के लिए कि आखिर लोगों का सेंटिमेंट कैसे रिफ्लेक्ट होता है, जो ऊपर में जो कैंपेनिंग चल रहा है उससे कैसे रिफ्लेक्शन आता है, उसको जानने के लिए। तो निवीर जी, इस बार इलेक्शन में द मोस्ट टॉक्ड अबाउट सीट अगर बोलेंगे तो मुझे लगा कि जोरहाट सीट जो है, जहाँ पे गौरव गोगोई दोबारा फिर वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो ये एक मोस्ट टॉक्ड अबाउट सीट रहा है इस बार इलेक्शन में, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जोरहाट हैज़ ऑलवेज बिन इन द कांग्रेस लीगेसी, ये कांग्रेस का एक जड़ है। तो इस बार क्या हम लोगों को देखने को मिलेगा? आप कुछ मतलब आइडिया दे सकते हैं, क्योंकि आप गए थे जोरहाट में, आपने कवर किया था उस साइड। जोरहाट कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, एक्चुअली जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, टीओक, जोरहाट, टिटाबोर, मोरियोनी, 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, आई एम सॉरी। तो उसमें जो जोरहाट टाउन है वो, उसमें गौरव गोगोई कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। फिलहाल वो जोरहाट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के सांसद हैं। तो इसमें 2 पहलू है। पहला पहलू ये है, मैं पॉजिटिव बताऊंगा, फिर मैं निगेटिव बताऊंगा गौरव गोगोई के लिए। पॉजिटिव ये है कि गौरव गोगोई का एक जोरहाट में एक लोकलाइज्ड ऑरा है जो जोरहाट के लोगों को पसंद है। जोरहाट के लोगों को गौरव गोगोई का रवैया पसंद आता है, क्योंकि वो एक एरिस्टोक्रेटिक रवैया है और एक एलिटिस्ट रवैया है, और प्लस वो एक लर्नेड जो एक उनका रवैया है जो उनको पसंद आता है। और दूसरी बात यह है, लोकसभा में हमने देखा था कि एक लोकसभा में एक काफ़ी हाई लेवल जो कैंपेन हुआ था जोरहाट में, फिर भी गौरव गोगोई उसके ऊपर आ गए थे। तो एक बहुत कुछ उनके तरफ से पॉजिटिविटी गया था, तो इसीलिए लोगों को वो पसंद आए थे। और अभी भी उनके काफ़ी समर्थक हैं, यंग पॉपुलेशन उनके साथ जुड़ा हुआ है, बहुत यंग पॉपुलेशन। लेकिन उसमें एक दूसरा पहलू है जो इस टाइम अलग है।
लोकसभा इलेक्शंस में अलग था, इस टाइम अलग है। वो ये है कि गौरव गोगोई एक नेशनल लीडर बन के साबित हो रहे हैं। पार्लियामेंट में उनके परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, उन्होंने बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे हैं। लेकिन लोकली जब एक एमएलए इलेक्शंस होता है तो इशू होता है नाला, इशू होता है पानी, इशू होता है रास्ता। तो जोरहाट के एक सेक्शन के लोगों को अभी भी डर है कि वो चाहते हैं कि गौरव गोगोई सांसद के रूप में उनको स्वीकार है, लेकिन जो लोकल इशू है, क्या गौरव गोगोई अवेलेबल रहेंगे जोरहाट में, क्या गौरव गोगोई जोरहाट में टाइम दे पाएंगे उतना, क्योंकि वो एक नेशनली अपना काम कर रहे हैं। तो उसी विषय को लेके बहुत सारे लोग इस टाइम चिंतित है। इसीलिए जो लोकल कैंडिडेट है हितेंद्र गोस्वामी, उनका वो जस्ट जोरहाट के एमएलए है, पहले वो स्पीकर रह चुके हैं, अभी वो ना मिनिस्टर भी नहीं है। तो क्योंकि वो जोरहाट से जुड़े हुए हैं, लोकली रहते हैं, एक्सेसिबल है लोगों से, तो वो एक फैक्टर बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और गौरव गोगोई को ऐसा नहीं कि लोग चाहते नहीं है, बट एमएलए की तरह स्वीकार करना और सांसद की तरह स्वीकार करने में बहुत ज़्यादा अंतर रहता है। तो इस टाइम उसी की वजह से द बीजेपी माइट हैव एन एडवांटेज, बट इट विल बी अ वेरी टफ सीट। बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर जोरहाट गौरव गोगोई जीत जाते हैं तो क्या होगा वो? देखिए, जोरहाट अगर गौरव गोगोई जीतते हैं तो उसमें एक बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है। क्वेश्चन मार्क ये है, गौरव गोगोई अगर जीतते हैं, 3 पॉसिबिलिटीज़ है। गौरव गोगोई जीत गए, कांग्रेस सरकार आ गया और गौरव गोगोई नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। गौरव गोगोई जीत गया और कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिला तो बाईपोल। बाईपोल क्यों? क्योंकि वो सांसद भी है। अभी गौरव गोगोई हैज़ टू चूज बिटवीन बीइंग एन एमएलए और अ सांसद। अगर वो एमएलए उन्होंने छोड़ दिया और सांसद बन गए तो जोरहाट में फिर से बाईपोल होगा, तो वो सीट फिर से बीजेपी के पास चला जा सकता है, क्योंकि गौरव गोगोई का पॉपुलैरिटी लोगों को वहाँ पे पसंद आ रहा है। कांग्रेस का कितना ग्रास रूट्स है मुझे अभी तक पता नहीं है, लेकिन गौरव गोगोई का एक लोगों को पसंद हुआ है। तो अगर कांग्रेस का सरकार नहीं आता है और अगर गौरव गोगोई जीतते हैं तो बाईपोल निश्चित है। और वही एक इशू है जिससे लोग थोड़े एप्रीहेंसिव थे कि क्या ये बाईपोल फिर इससे होगा। और अगर गौरव गोगोई हार जाते तो हार ही जाते हैं, लेकिन अगर जीत जाते हैं और कांग्रेस का सरकार नहीं आता है तो बाईपोल का संभावना, बाईपोल निश्चित है। और बाईपोल में तो गौरव गोगोई के पास एक डिलेमा होगा कि अगर वो स्टेट पॉलिटिक्स में आगे जाके सीएम अपने आप को देखना चाहते हैं तो वो तो एमएलए छोड़ेंगे नहीं, वो असेंबली में आएंगे, असेंबली में प्रश्न करेंगे। और लेकिन उनका एक नेशनल कैरियर भी है, हम ये नहीं भूल सकते। वो डेप्यूटी लोकसभा के डेप्यूटी एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो उसको भी क्या वो छोड़ के आएंगे, तो एक बड़ा सवाल। तो इस बार निबिर, जैसे असम में गौरव गोगोई और कांग्रेस को बहुत बड़ा सेटबैक फेस करना पड़ा था। न्यूज़ में मतलब इवन नेशनली बहुत अच्छा कवरेज किया था इस चीज़ को। भूपेन बोरा जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे असम कांग्रेस के, और प्रद्युत बरदले, उन्होंने इलेक्शन से जस्ट पहले ही उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कांग्रेस को और बीजेपी को क्या फायदा होने वाला है इससे? देखिए, जो भूपेन बोरा है प्राक्तन फॉर्मर एपीसीसी प्रेसिडेंट है, पूर्व, और सांसद के रूप में अभी भी प्रद्युत बरदले थे। तो एक सांसद अगर रिज़ाइन करता है और 1 साल ही केवल हुआ है, मतलब 4 साल और है, तो ये एक बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप है वो भूपेन बोरा चलाते थे, और जो प्रद्युत बरदले थे वो नेशनली उनका एक फेस था। तो ये एक बड़ा कांग्रेस के लिए नुकसान है। लेकिन भूपेन बोरा का जो ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप है उसके कारण लास्ट टाइम लोकसभा में 3 सीट्स में बहुत उनको फ़ायदा हुआ था, और जीते भी थे 3 सीट्स। 1 सीट थोड़े वोट के लिए उन्होंने हार गए थे। तो भूपेन बोरा का जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्टाइल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ मिस। प्रद्युत बरदले अगर आप देखेंगे वो दिसपुर कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन चुनाव कर रहे हैं। दिसपुर कंस्टिट्यूएंसी में उनका इतना होल्ड नहीं था, लेकिन सांगठनिक रूप से एनडीए का ऑलरेडी होल्ड था। तो सांगठनिक होल्ड होने के कारण मुझे नहीं लगता कि प्रद्युत बरदले को कुछ नया आके करना पड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए एक क्रेडिबिलिटी का इशू हो सकता है, क्योंकि अगर आपके फ़ैन में जो फ़ोटोज़ लगे हुए हैं उनमें से 2 नाम चले जाते हैं तो कैसा हो सकता है।
बीजेपी के लिए एडवांटेज ये है कि बीजेपी, मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि इस टाइम एक व्यक्तित्व केंद्रित इलेक्शंस हुआ था, लेकिन बीजेपी का ग्रास रूट इतना स्ट्रांग है कि कल को अगर विकास भी इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करेंगे तब भी जीत सकते हैं, अगर बीजेपी के ग्रास रूट वर्कर्स आपके साथ हैं तो मैं नहीं मानता कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल चेंजेस तो होते रहते हैं, लेकिन एक क्रेडिबिलिटी इशू आ गया था, क्योंकि सिग्नलिंग ये गया है बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस में हिंदू नेता का कमी है। गौरव गोगोई के अलावा कांग्रेस में हिंदू नेता का कमी है, देवव्रत सैकिया और गौरव गोगोई के अलावा। तो ये मैसेजिंग एक तरफ से बीजेपी ने सक्सेसफुली ये मैसेजिंग क्रिएट कर दिया था, तो इसी वजह से। लेकिन मैं तो सेफोलॉजिस्ट हूँ नहीं, 4 तारीख को हमें पता चलेगा कि अंत में रिजल्ट क्या होता है, तब हम ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे और आप और मैं फिर से बैठेंगे फिर। निबिर जी, आप गुवाहाटी से है और इस बार गुवाहाटी का एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी था जिसने बहुत ज़्यादा मतलब शोर शराबा हुआ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उस सीट से, और वहाँ पे ऐसा भी था कि जो कैंडिडेट थे, एक तो हो गए आपके सीनियर सिटीजन और उनके ऑपोजिट रखा गया था एक जैन जी कैंडिडेट को। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, सीट के बारे में, यहाँ पे जो हुआ था उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं इस तरीके से। देखिए, सेंट्रल गुवाहाटी का जो इस टाइम इलेक्शन था बहुत ही रोमांचक इलेक्शन था, क्योंकि मैं एज ए जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँगा, फिर मैं एज ए पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, एज ए गुवाहाटी सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँगा। जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव में ये था कि देयर वाज अ यंग कैंडिडेट 26 ईयर्स ओल्ड, कुंकी चौधरी, एंड उसने अपने आप को जेनजी करके प्रोजेक्ट किया था। और अनदर कैंडिडेट था जो एक सीनियर है, बीजेपी के पुराने लीडर है, विजय कुमार गुप्ता, और वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, और गुवाहाटी में भी उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिक्स करके रखा है पहले। तो इन दोनों का एक क्लैश था। फॉर अ जर्नलिस्ट ये अच्छा इसलिए था क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट स्कोप है, आप दोनों तरफ से अलग अलग एंगल्स निकाल के स्टोरी कर सकते हैं। एक तो एंगल ये था जो असम में बहुत पॉपुलर एंगल है कि एसएमईज वर्सेस नॉन एसएमईज, ये एक था। दूसरा ये था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है डिलिमिटेशन के बाद, ये एक बहुत यूनिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसमें अराउंड 1,95,000 वोटर्स हैं, इसमें 55,000 अराउंड बंगाली वोटर्स हैं, 20,000 नॉन एसएमईज हिंदी वोटर्स हैं, जिसमें आप पंजाबीज को भी ऐड कर सकते हैं, 2% नेपाली वोटर्स हैं, और असमीज मुस्लिम वोटर्स हैं अराउंड 30,000, उससे कम भी हो सकता है, मुझे देखना पड़ेगा। और बाकी एसएमईज वोटर्स है जिसको आप अलग अलग ट्राइब्स में भी आप दिखा सकते हो, एक ओवरऑल एसएमईज वोटर्स है। तो ऐसा एक डेमोग्राफिकली डाइवर्स कंस्टिट्यूएंसी है, वो उससे हम 2 चीज़ें नोटिस कर सकते हैं। एक तो गुवाहाटी का खुद का कॉस्मोपॉलिटन नेचर, कि यहाँ पे अलग अलग जाति जनजाति के साथ साथ असम के बाहर से भी लोग आके यहाँ पे जो बिजनेस कर रहे हैं, उनका एक कंस्टिट्यूएंसी था। तो इसमें जो मेजर फैक्टर, अभी मैं एज अ लोकल बात कर रहा हूँ, एज अ जर्नलिस्ट नहीं, मुझे मेजर फैक्टर लग रहा है कि बंगाली वोट कहाँ पे जाएगा। अगर बंगाली 55,000 जो बंगाली वोट है, उसका स्विंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे वो स्विंग हो रहा है। दूसरा ये है कि बीजेपी में महिलाओं का इस टाइम वोटिंग वी आर एक्सपेक्टिंग मोर, क्योंकि जो वुमेन फ्रेंडली स्कीम्स जैसे कि अरुणोदय हो गया या MMUA स्कीम, महिला उद्यमिता स्कीम है, उससे वुमेन वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है और वो ट्रेडिशन दे आर स्विंगिंग टुवर्ड्स बीजेपी। लेकिन इसमें एक असमीज वोटिंग जो है शेयर, उसमें क्योंकि एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया था, रीजनलिस्टिक नैरेटिव कि असमिया वर्सेस नॉन असमीज, तो उसमें असमीज वोट का एक कंसोलिडेशन हुआ है। जैसे कि मैं जहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, सत्रीबाड़ी, ये एक पुराना गुवाहाटी का एरिया है, वहाँ पे आसपास में जितने भी एसएमईज फैमिलीज़ हैं या फिर एसएमईज इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि नाम घर, मंदिर, उनके पास मैसेजेस, बातचीत हुआ था कि हम लोग मिल के इस टाइम AJP को वोट देंगे, कुंकी चौधरी को वोट देंगे। लेकिन उसमें भी ट्रेडिशनल बीजेपी वोटर्स हैं जो बीजेपी को पसंद करते हैं, असमीज लोग, तो उन्होंने वोट दिया है बीजेपी को। तो लेकिन ये सीट बहुत एक कन्फ्लिक्टिंग हो गया था। और मुझे विपक्ष का एक चीज़ जो मुझे प्रॉब्लम लगा इसमें, उनका नैरेटिव में, कि उन्होंने असमीज वर्सेस नॉन असमीज बना दिया। जब असमीज वर्सेस नॉन असमीज बना दिया तो नॉन असमीज में सारे यूनाइट हो गए, क्योंकि
there was also a lot of Marwari voters who used to vote for the opposition, Congress. तो when you make a narrative कि ये तो असमीज वर्सेस नॉन असमीज है, सारा एक फ्लैंक में कंसोलिडेट हो गया, तो उससे शायद प्रभाव पड़ सकता है, उसमें विजय कुमार गुप्ता को हेल्प हो सकता है। और लास्टली जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा जर्नलिस्टिक ओपिनियन नहीं है, असम अभी एक ऐसा स्टेज में आ गया है कि हमारे बच्चे भी बाहर जाके पढ़ लिख रहे हैं और बाहर के लोग भी आके यहाँ पे काम कर रहे हैं। एज लॉन्ग एज दे आर नॉट ब्रेकिंग एनी लॉ, एज लॉन्ग एज दे आर रेस्पेक्टिंग आवर कल्चर, आवर बेसिक डिसेंसी एंड डिग्निटी इज बीइंग मेंटेन, तो ये नॉन असमीज आउटसाइडर नैरेटिव आज की तारीख में नया जनरेशन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनका भी एस्पिरेशन है कल को जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, बेंगलोर में जाएंगे, एक स्टार्टअप में काम करेंगे, गुड़गांव में काम करेंगे, या फिर इंडिया के बाहर जाएंगे। तो एक कॉस्मोपॉलिटन गुवाहाटी में कितना ये रेलेवेंट होगा उसे भी मुझे डाउट है थोड़ा। लेकिन इस इलेक्शन ने ज़रूर, इस सीट ने बहुत हेडलाइंस ड्रॉ किया है, और तब मैं जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि हमारा बहुत फ़ायदा है, हमने बहुत अपना कॉपी फाइल कर लिया, अपना कॉपी वायरल भी चला गया, कंटेंट भी अच्छा चल गया। वो तो है। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने तो बहुत असम के बारे में बात किया, लेट अस गो टू अदर स्टेट्स ऑल्सो, अभी जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप बस एक आपका जो है ना, जैसे आप क्या सोचते हैं इस बार वेव किस साइड है हमारे असम इलेक्शन का, ये एक मतलब छोटे से लाइन में बता दीजिए। मैं तो सेफोलॉजिस्ट हूँ नहीं, मैं जर्नलिस्ट हूँ। ग्राउंड में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, सारा एनेक्डोटल चीज़ हम लोग बोलते हैं। एक फैमिली में कभी कभार क्या होता है, 2 कांग्रेस के सपोर्टर होते हैं, 3 बीजेपी के सपोर्टर रहते हैं, किसी में अलग होता है। तो ये कहना मेरे लिए, वेव के बारे में कहना भी गलत है। मेरे पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो मुझे गलत लगता है। फिर भी हमने ये देखा कि कौन सा इशू ज़्यादा चला था, वो हम बोल सकते हैं। तो इस टाइम सबसे बड़ा इशू जो चला कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बड़ा पुश, तो वो चला। दूसरा इशू ये चला कि एविक्शन, एनक्रोचमेंट, वो इशू चला। तीसरा ये चला ये जो आउटसाइडर वाला नैरेटिव जो क्रिएट किया था, वो अच्छा है या बुरा है वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ये इशू चला। चौथा है कि जो आप देख सकते हैं जितना भी डिस्ट्रिक्ट है असम में, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट जैसे कि नौलबारी डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसमें अलग अलग विकास के काम हुए हैं। जैसे कि आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जाओ, अभी लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में जाओ, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स बने हुए हैं, कन्वेंशन सेंटर बने हुए, नया डीसी ऑफिस आया है, तो वो सब लोगों को पसंद आ रहा है। और लास्टली जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरे जितने दोस्त हैं, आपके जितने दोस्त हैं, सब गवर्नमेंट जॉब्स में घुस गए हैं अभी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में एक ऐसे प्रोसेस में एग्ज़ाम्स हो रहा है जिससे लोगों को विदाउट एनी सिफारिश मिल रहा है। तो वो एक बड़ा वोटिंग, ये जो एक नैरेटिव है फॉर द मिडिल क्लास, क्योंकि मिडिल क्लास को कोई स्कीम वीम नहीं मिलता है, पैसा वैसा नहीं मिलता है, लेकिन अगर जॉब्स आप करोगे ट्रांसपेरेंट वे में तो मिडिल क्लास का आपको वहाँ से सपोर्ट मिलेगा। तो ये इश्यूज हमने ग्राउंड में देखा है, और आप खुद ही अंदाज़ा लगा दीजिए कि ये इशू कौन पॉपुलेशन ज़्यादा कह रहा है, उससे आपको आंसर मिल जाएगा कि इस टाइम वेव कहाँ पे है। अच्छा, तो बहुत बात कर लिया हम लोगों ने असम के बारे में, तो अभी थोड़ा बाहर चलते हैं निवेद जी, एंड दिस विल बी माय लास्ट टॉपिक ऑल्सो। लेट अस टॉक अबाउट मणिपुर, क्योंकि मैं हर रोज़ आपका मैं पढ़ता हूँ, आप लिखते रहते हैं मणिपुर के ऊपर, आप गए भी थे, हाल ही में मैंने देखा था आपके सोशल मीडिया पोस्ट में। तो मणिपुर में अभी अप्रैल 7 में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जहाँ पे 2 छोटे छोटे बच्चे जो है जान गया था उन लोगों का। उसके बाद जो है प्रोटेस्ट फिर दोबारा से शुरू होने लगा, और अभी भी वहाँ पे हाल जो है वो बेहाल है। तो आपको क्या लगता है निविर जी कि मणिपुर कहाँ जा रहा है, और मणिपुर में मणिपुर में कुछ सॉल्यूशन आपको लगता है कि कुछ सॉल्यूशन है? देखिए, मणिपुर का विषय बहुत ही सेंसिटिव है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल बिफोर वी स्पीक। मई 2023 और आज होने वाला है मई 2026, 3 साल ऑलमोस्ट कॉन्फ्लिक्ट चलता जा रहा है, लेकिन नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बदलता जा रहा है। इनिशियली था कुकी और मैते के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट, उन मॉब्स वायलेंस चल रहा था। फिर 2 पॉपुलेशन जो है सेपरेट हो चुका है, एक पॉपुलेशन चला गया है कुकी एरियाज़ में और मैते पॉपुलेशन जो है वैली में आ गया है, और उसको सेपरेट करके एक बफर जोन क्रिएट किया गया है, जिस बफर जोन को सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आज के तारीख में मणिपुर में अगर शांति भी है तो एक बफर जोन क्रिएट करके शांति किया जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि कोई भी अगर मैते आज कुकी एरिया में जाएगा या कुकी मैते एरिया में आएगा, उनका जान का रिस्पॉन्सिबिलिटी
कितना है मैं नहीं बोल सकता, कोई भी बोल नहीं सकता, क्योंकि इतना डेंजर है सिचुएशन। दूसरी बात यह है कि पॉपुलेशन तो सेपरेट हो गया है, जो लोग सेपरेट हो गए थे, डिस्प्लेस पीपल, वो अलग अलग जगहों पे डिस्प्लेस हो चुके हैं। जो मणिपुर में है करेंटली, वो रिलीफ कैंप्स में रहते हैं। फिलहाल कल ही 400 करोड़ का पैसा सैंक्शन हुआ है रिलीफ कैंप डेवलपमेंट के लिए। ये एक पॉजिटिव स्टेप है, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन फिर भी अलग अलग रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। मैंने चुरचानपुर में जाके कुकी रिलीफ कैंप्स में गया हूँ, मैं कांगपोकपी में कुकी रिलीफ कैंप्स में गया हूँ, मैं मणिपुर में, बिष्णुपुर में, मोइरांग में मैते रिलीफ कैंप्स में गया हूँ। तो उसमें लोगों को जो एक डेली सस्टेनेंस का पैसा मिलता है, 80 रुपये मिला था, तो उससे वो लोगों का लाइफस्टाइल बहुत खराब। ये कब की बात है? 6 महीने पहले। और तो उससे लोगों का सस्टेनेंस नहीं हो रहा है, दिन गुजार नहीं हो रहा है। क्योंकि एक रिलीफ कैंप में आप कैसे रह पाओगे, आपका भविष्य कैसा चलेगा। जो वेल्दी लोग थे वो रिलीफ कैंप से बाहर आके गुवाहाटी में रेंटेड अपार्टमेंट्स ले रहे हैं। आप गुवाहाटी में 6 माइल एरिया में आए, सब मणिपुरी लोग रह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो डिस्प्लेस हो गया है। तो ये थोड़ा वेल्दी मिडिल क्लास लोग हैं, और इससे का जो ऊपर का क्लास है वो दिल्ली बेंगलोर चले गए हैं। और बहुत सारे लोग अभी भी हॉस्पिटल या फिर होटल्स में काम कर रहे हैं, दिल्ली बेंगलोर में, आसाम में, गुवाहाटी में भी कर रहे हैं। तो पूरा पॉपुलेशन स्कैटर्ड हो चुका है। मणिपुर का खुद का जो सस्टेनेंस था, इकोनॉमिक मॉडल था, वो खराब हो चुका है। क्योंकि कैसे जॉब दे पाओगे अगर आपका स्टेट ही ऐसे जूझ रहा है। तो वो ये हो गया दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट अभी का सिचुएशन। अभी में क्या है, 2 चीज़ें चल रहा है। एक तो है कि प्रेसिडेंट्स रूल ख़त्म हो चुका है, नया सरकार आया है। जब नया सरकार आया था तो एक सीएम मैते कम्युनिटी का, एक डेप्यूटी सीएम कुकी संप्रदाय का नेमचा किपजन, और एक सीएम नागा संप्रदाय का बनाया गया था। इससे पावर जो है बैलेंस करने का एक एक्ट किया गया था। और अगर आप देखेंगे नेमचा किपजन, तो नेमचा किपजन एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है कांगपोकपी ज़िले से, और उनके हस्बैंड भी जो है एक सू ग्रुप के साथ लिंक है। सू मतलब जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के ग्रुप से। तो इससे ये साबित हुआ था कि कुकी एरिया से भी कोऑपरेशन मिलेगा और नागा एरिया से भी कोऑपरेशन मिलेगा, जो कि मणिपुर के लिए, भलाई के लिए अच्छा चीज़ है। लेकिन आप देखिए अभी रिसेंटली क्या हो रखा है। अप्रैल में 4 लोग मरे हैं, 2 बच्चे का डेथ हुआ है। अप्रैल 7 में बिष्णुपुर में 2 बच्चे मर गए, मैते बच्चे। उसके बाद आज तक प्रोटेस्ट चलता जा रहा है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रही है, बंद शटडाउन्स हो रखा है। फिर हमने देखा नागा हिल्स में भी प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ, ये एक नया एक पहलू आ गया है। लीटान में प्रॉब्लम हुआ, मलूम विलेज में प्रॉब्लम हुआ, कुकी और नागा के बीच में। तो अभी नागा विलेजेस में भी प्रॉब्लम शुरू हो गया है। तो उखरुल में तांगखुल कम्युनिटी जो है, नागा कम्युनिटी है, वो यहाँ पे इस वायलेंस में फिर अफेक्टेड हो गए हैं। तो वहाँ पे भी चल रहा है। चुरचानपुर में भी रिसेंटली शटडाउन था। तो एक फिर से एक वापस से एक बैक टू स्क्वायर वन अगेन विथ नाउ न्यू नागा इन्वॉल्वमेंट ये हो चुका है। तो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है अभी। लेकिन इसका सोल्यूशन ये है कि केवल डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्स इज़ नॉट द सोल्यूशन। द सोल्यूशन इज़ पॉलिटिकल, द सोल्यूशन इज़ सोशल। तो पॉलिटिकली देयर इज़ अ डिमांड विद द कुकीज़ दैट दे वांट अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन। ये डिमांड वायबल नहीं है फॉर द मेटेस। ऑब्वियसली इट विल नॉट बी वायबल फॉर देम, बट how do you make them sit together so that they go for a peaceful solution? Because मणिपुर को मैं एज एन आउटसाइडर ऐसे नहीं देखता हूँ, मैं एज ए इनसाइडर देखता हूँ। मैं मणिपुर में मोइरांग में गया हूँ, मैं मणिपुर में कांगपोकपी में गया हूँ, चुरचानपुर गया हूँ, मोरे गया हूँ, क्वाथाक विलेज जो लास्ट विलेज है जहाँ पे मैते संप्रदाय रह रहे हैं, सराउंडेड बाय कुकी संप्रदाय। तो सारे जगह पे मैं गया हूँ, उखरुल गया हूँ, नागा एरियाज़ में गया हूँ, सेनापति गया हूँ। तो मैं मणिपुर से बहुत प्यार करता हूँ। मैं मणिपुर को मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं असम में पैदा नहीं होता तो मैं मणिपुर का बेटा होता, मैं ये मानता हूँ। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि मैते कुकी के साथ साथ अभी नागा का भी इशू आ गया है और इतना सारा प्रॉब्लम आ चुका है, तो इसका यही सोल्यूशन है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फाइट को कंटेन करेंगे, कंट्रोल करेंगे, लेकिन पॉलिटिकली मूव करना पड़ेगा। सब संप्रदाय के लोगों को आके बिठा के कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा, और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मशीन बहुत ही ज़रूरी है। और रिलीफ कैंप्स में जितने लोग हैं उनका भी देखभाल करना पड़ेगा। तो अगर ये किया जाए तो होपफुली इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स सिचुएशन कैन बी इम्प्रूव्ड। इसमें और एक ट्विस्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक मैंने जिस तरीके से देखा था, क्योंकि मणिपुर भी मैंने थोड़ा बहुत तो कवर किया था डेस्क में बैठ के। तो देखिए पहले वहाँ पे एक जैसे बीरेन सिंह गवर्नमेंट था, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट अजय भल्ला जो है प्रेसिडेंट रूल लगा वहाँ पे। उसके बाद फिर अभी नया चीफ मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट हुए हैं। तो ये जो थ्री लेयर ऑफ डिफरेंसेस जो है, इसको मतलब हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं और इससे क्या सीख मिलेगा? देखिए
मैं जो मानता हूँ कि जब एक नया गवर्नमेंट आता है तो उसमें चेंजेस तब आ सकता है अगर इश्यूज जो है ग्राउंड में अलग हो चुका है। इशू सेम ही है, टू पीपल मैते एंड कुकी कम्युनिटी आर सेपरेटेड बाय वन वॉल। मैं एक सिंगल एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप और मैं एक वॉल पे सेपरेट करके रखा है। ये वॉल फोर्सफुली बनाया गया है और पुलिस यहाँ पे लगा के रखा है, मिलिट्री लगा के रखा है और हम दोनों अपने आप को मारना चाहते हैं। हम लोग गुस्सा है अपने आप। तो कोई भी सरकार आ जाए, मेन सिचुएशन तो यही है। तो इसको कैसे हटाया जा सके, कैसे कॉन्फिडेंस हम दोनों के बीच में लाया जा सके, इज़ द मेन चैलेंज। सो बीरेन सिंह ने अपना गवर्नमेंट किया, फिर प्रेसिडेंट्स रूल आया। प्रेसिडेंट्स रूल में बहुत कुछ नया इनिशिएटिव्स हुआ था। मैं खाली नेगेटिव नहीं बात बोलूँगा, पॉजिटिव बात बोलूँगा। शिरुई लिली फेस्टिवल हुआ था जहाँ पे एक कोशिश किया गया था कि फॉर द फर्स्ट टाइम मेते एरिया से बाहर जाके एक फेस्टिवल हो, ताकि एक लोगों के बीच में एक यूनिटी हो, एक हार्मनी हो। खेमचंद सिंह जो आए हैं, अभी नया चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने भी बहुत कोशिश किया है। उन्होंने थोबाल गए, वो अलग अलग कुकी विलेज में गए, कुकी लोगों के साथ उनका रिश्ता अच्छा है। उन्होंने कुकी लोगों के साथ उन्होंने संबंध ट्राई किया है रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए। मैं बीरेन सिंह, खेमचंद सिंह या फिर प्रेसिडेंट्स रूल में अजय भल्ला को मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। खेमचंद सिंह जी ने भी अपना तरफ से पूरी कोशिश किया है ताकि यूनाइट कर सके, लेकिन ऊपर से यूनाइट जितना भी करेंगे, आप नीचे लेवल में पहले यूनाइट करना पड़ेगा, लोगों को एक साथ ले जाना पड़ेगा। वो कोशिश जब तक नहीं होगा तब तक ये इशू चलता रहेगा। और मैं मेरे जितने भी कुकी संप्रदाय के भाई हैं, मैते संप्रदाय के भाई हैं, नागा संप्रदाय के भाई हैं, मैं सबके साथ इक्वली रहता हूँ। बैलेंस रिपोर्टिंग किया है मैंने, सब जगह जाके सबका इश्यूज दिखा है। तो उनके साथ भी जब मैं बात करता हूँ, वो मुझे खुद बोलते हैं कि हमें भी पीस चाहिए। जो न्यूट्रल लोग हैं, जो आम मजदूर हैं, जो आम जनता है, जो आम काम करते हैं, जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जिनका दुकान है, जिनका खेती में जाते हैं, मोइरांग में जो खेती करते हैं, मोइरांग में खेती करने के बाद जो चावल उगता है वो पाइते लोगों को बेचते हैं। वो पाइते लोग अभी चावल नहीं खरीद पा रहे हैं। पाइते, मोइरांग ऐसी जगह है जो बाउंड्री है, इधर मैते लोग, अभी इधर कुकी लोग रह रहे हैं। कुकी के बीच में भी बहुत सारे कम्युनिटीज़ है, पाइते हैं, जू है, सोमी है। तो ये एक रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप है। चावल मेते उगाते हैं और पाइते लोग खरीदते हैं। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो चुका है। तो इसमें लोग, आम जनता मर रहा है। इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं करने जाऊँगा, क्योंकि उसमें मैं चूक जाऊँगा। मैं 30% किसी को ब्लेम कर दूँगा, लेकिन दूसरे को मैं भूल जाऊँगा, तो लोग मुझे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ कि आम जनता जो है सफ़र कर रहा है। वही तो, अभी भी हालत बहुत ख़राब है। चलिए आशा करते हैं कि वहाँ पे शांति बहुत जल्द आए। तो आशा करते हैं कि मणिपुर फिर दोबारा, जो पहले मणिपुर था, जो हम लोग सुनते थे, जो हम लोग देखते थे, वो हो। और वही है। एंड थैंक यू सो मच निविर, आप मेरे चैनल पे आए। यू आर द फर्स्ट पर्सन टू गिव मी एन इंटरव्यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो ये थे निविर डेका, जिनसे हमने बात की है। और वो ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, वो बहुत जगह ट्रैवल करते हैं नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट के न्यूज़ कवर करते हैं, वहाँ के इशूज़ कवर करते हैं, यहाँ के इशूज़ कवर करते हैं। तो ऐसे ही मैं और बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगा, जहाँ पे मैं ऐसे जर्नलिस्ट से, इंटेलेक्चुअल्स से मैं बात करूँगा और अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे चैनल को, अगर आपको ऐसा वीडियो अच्छा लगता है या अच्छा लगा ये वीडियो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।